जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं संविधान यानी पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पहला चैप्टर हो दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट होता है और उसका ऐतिहासिक क्या है, यानी इतिहास में उसका प्रमाण क्या है, क्या निर्माण होता है, कैसे कैसे विपरीत कंडीशन से होके आता है भारत का जो संविधान बनकर तैयार होता है, उसके बारे में हम संक्षिप्त परिचय वो नहीं होता है जिसको बिल्कुल छोटा, यानी इसका मतलब ये होता है कि पूरे जितना भी पेपर से आता है, जितना भी एग्ज़ाम में आता है, उससे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उसके संग्रह को हमने इकट्ठा किया है। दोस्तों, आसान भाषा में हम जानते हैं, आपको ये बहुत तकलीफ होती है यार कि चार्टर एक्ट क्या होता है, भारत शासन अधिनियम क्या होता है, उसको समझने में कठिनाई होती होगी। लेकिन एक लेक्चर में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि चार्टर एक्ट क्या होता है और ये किस लिए बनाया गया। उसके जानने के पहले आप जानिएगा दोस्तों कि सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये चार्टर अधिनियम क्यों बना और कैसे कैसे ब्रिटिश हमारे देश पर हुकूमत करने लगे, यानी कि वहाँ पर शासन करने लगे। दोस्तों, जब 16वीं सदी थी यानी 1600 ईस्वी में वहाँ ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ये परमिशन दिया कि आप लोग जाकर भारत में सिर्फ व्यापार करिए, यानी वहाँ पर जो परमिशन मिला वो किसका मिला था, व्यापार करने का। लेकिन वो जो विदेशी लोग आए यानी ब्रिटिश के लोग आए यहाँ पर, वो व्यापार करते करते यहाँ पर उसने शासन स्थापित कर दिया। और दोस्तों, शासन स्थापित कर दिया, अब ऐसा नहीं कि ब्रिटिश शासन को पता नहीं था या महारानी एलिजाबेथ को पता नहीं था, सब पता था। लेकिन वहाँ के लोगों ने भी कहा चलो जब शासन स्थापित हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे से शासन किया जाए। लेकिन नहीं, वहाँ के जितने भी अधिकारी, उच्च अधिकारी होते थे, वहाँ पर जितने भी छोटे मोटे अधिकारी होते थे, वो लोग क्या करते थे, यहाँ से लूटपाट शुरू कर दिए थे, यानी धन की उगाही शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कि आसपास के जो जमींदार होते थे उनसे ज़बरदस्ती दूसरों से कर वसूलने का आरोप, मतलब वसूलने के लिए कहा जाता था। यानी पूरी तरीके से यहाँ पर जो सत्ता थी, जो यानी सब कुछ हुआ था, वो किसके अधीन हो गया था, ब्रिटिशों की हुकूमत में। और ब्रिटिश के यही करने लगे थे कि पूरी तरीके से कंट्रोल में करके, और पूरी तरीके से कंट्रोल में करने के बाद और अपने धनों को उगाही कर करके विदेशों में ले जाने लगे। अच्छा, विदेशों में ले जाने लगे, इससे ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में भी इसका भारी विरोध करना पड़ा है। जो लेके जाता था, सपोज दैट अगर हमारे इंडिया में ही हम ही लोग या कोई अधिकारी के पोस्ट में हो जाता और आए दिन उसके पास ढेर सारे पैसे आने लगे और जो 1-2 कमरे का मकान था वो एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाए, तो लोग हे की दृष्टि से देखने लगते हैं, यार क्या बात है, ये कौन सी कमाई कर रहा है कि इतनी बिल्डिंग ही तान लिया है, यानी इसको काला धन बोलते हैं। तो दोस्तों, वो काला धन ले जाके वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करने लगते थे, जिससे ब्रिटेन में भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध करना पड़ा। और विरोध के तहत और वहाँ के लोगों भी उनके लिए प्रति एकदम हीन की भावना उत्पन्न हो गई कि यार ये क्या कर रहे हैं वहाँ जाकर। तो दोस्तों, जैसे ब्रिटिश हुकूमत का पता लगा, वहाँ के जो गवर्नर, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा कि अब वहाँ पर एक अधिनियम पारित किया जाएगा, इस एक्ट के तहत वहाँ पर शासन किया जाएगा। दोस्तों, आइए उसी शासन की हम बात करते हैं कि क्यों ये शासन किया गया और कैसे कैसे किया गया, कैसे आगे बढ़ता गया। तो दोस्तों, जो बात करते हैं, 2 तरीके के शासन बना। पहला आप एक समझिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी वह कंपनी है जिसको ये कहा गया कि आप जाकर वहाँ पर व्यापार कीजिए। यानी महारानी एलिजाबेथ ने 1600 सदी में कहा था कि आप जाकर वहाँ पर व्यापार करिए। इसी ने एक अधिनियम पारित किया गया। और दोस्तों, एक अधिनियम कब पारित किया जाता है, वर्ष 1858 से 1947 तक, यानी लगभग देखा जाए तो 90 साल तक ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। अब दोस्तों, जब ये आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला अधिनियम क्यों पारित किया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। बहुत आवश्यक दोस्तों, सिर्फ समझ लेंगे यही काफ़ी हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। अब बात समझिएगा। तो दोस्तों, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम था, वो पहला अधिनियम कौन सा है दोस्तों, यानी रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, अगर ये पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित पहला अधिनियम कौन सा है, तो रेगुलेटिंग एक्ट, याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट है दोस्तों। तो ये कब पारित किया गया, वर्ष 1773 में। अब इसमें क्या खासियत है, क्यों ये कहा गया, इसमें ये कहा गया बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम पद दिया गया, यानी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया, ठीक है ना, यानी कहा जाने लगा। आप समझिएगा दोस्तों, यानी उस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, यानी मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई यानी बम्बई प्रेसिडेंसी और बंगाल। यानी बंगाल के जो गवर्नर होते थे उनको बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, लेकिन इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। अब दोस्तों, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना,
ये क्या मतलब है? वही स्थापना, यानी कि देखा जाए तो जो ये कंपनी रहती थी वो मनमानी कार्य करती थी, तो ब्रिटिश हुकूमत की यानी ब्रिटिश जो सरकार थी उनके कहने पर यहाँ पर एक संसदीय नियंत्रण की स्थापना कर दिया गया, जिसके तहत कंपनी को सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना था। यानी किसी भी तरीके से आप अपराध नहीं कर सकते यहाँ पर, किसी भी तरीके से आप लूटपाट मत करिए, किसी भी तरीके से आप कोई भी ऐसे काम न करिए जो इलीगल हो। ये इस संसदीय कानून के अंतर्गत कहा गया। अब दोस्तों बात करते हैं अगला, यानी 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। दोस्तों स्थापना की गई इसी अधिनियम यानी वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, यानी 1773 अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। क्यों किया गया दोस्तों? इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? क्योंकि उससे पहले 1600 से लेकर 1773 के पहले तक के लोग जहाँ जहाँ पे यानी मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, ये सब क्या करते थे? अपनी हुकूमत करते थे, जैसे मन में आया फैसला दे देते थे, और बेचारा गरीब जनता क्या करती, उनको मानना ही पड़ता। तो मतलब कोई भी उसका हाथ पैर नहीं होता था, कब क्या फैसला कर दें कुछ भी पता नहीं होता था। जैसे ही ब्रिटिश ताज को ये पता चलता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने क्या कहा कि संसदीय कानून स्थापित कर दिया, और ये कहा गया कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया जाए, जिसके तहत लोगों का फैसला, लोगों पर सही फैसला होना चाहिए। तो दोस्तों एक अच्छा ये काम हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, लेकिन उसमें भी याद रखिए कि उसमें भी कोई भी भारतीय नहीं था, यानी भारतीय सदस्य नहीं था, जो कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई। एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था एलिजा एम्पे, यानी एलिज शाह एम्पे, यानी वो पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। उसके साथ 3 अन्य न्यायाधीश, 1+3, एक कौन थे? एलिजा एम्पे, उसके बाद हाइड, लिमिस्टर और चैम्बर्स। हाइड, लिमिस्टर और चैम्बर्स, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे। उसके बाद 3 अन्य न्यायाधीशों के बारे में पूछ लेता है, तो कौन से? हाइड, लिमिस्टर और चैम्बर्स। दोस्तों याद रखिएगा, ये दिल्ली वाला सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये कौन सा सर्वोच्च न्यायालय है? ये है कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय, ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय बनी थी। अब बात करते हैं कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेना बंद। दोस्तों ये बहुत बड़ा काम हुआ था, क्योंकि क्या होता था कि जो भी सरकारें हुकूमत कर रही, जो भी गवर्नर जनरल होते थे, जो भी वहाँ के छोटे छोटे अधिकारी, मतलब जो सिविल अधिकारी होते थे, वो क्या करते थे? वहाँ के जमींदारों से, वहाँ छोटे मोटे जमींदार, वहाँ के उद्योगपतियों से क्या करते थे? गिफ्ट लिया करते थे, उपहार लिया करते थे, ज़बरदस्ती कर लिया करते थे। यानी इसके अंतर्गत निजी व्यापार करने तथा भारतीय से उपहार लेना बंद। वहाँ पर निजी व्यापार भी आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के तहत ये उल्लंघन माना जाता था। ठीक है, तो ये हुआ, इतने काम हुए थे दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। हुआ तो बहुत सा था, लेकिन इतने को हमको याद करना है, क्योंकि मुख्य बिंदु पर अगर चलेंगे तो हमको याद करने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। उसके बाद दोस्तों फिर आगे चल के जब आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम में आपको इसी टाइप के प्रश्न मिलते रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यानी एक अधिनियम पारित किया गया जिसे कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम। इसमें थोड़े से चेंजेस हुए थे। क्या हुए थे? कंपनी द्वारा राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या कहा गया? कंपनी द्वारा राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक कर दिया गया। यानी राजनीतिक और व्यापारिक, यानी व्यापार के लिए कोई और रूल होगा, और व्यापारिक और राजनीतिक, यानी वहाँ पर राज करने के लिए, यानी शासन चलाने के लिए कोई और नीति लागू की जाएगी। यानी वहाँ पर व्यापारिक, और पहले होता क्या था, एक ही व्यक्ति व्यापार के लिए भी सक्षम होता, तो व्यापार के लिए भी अपना अधीन पारी का मतलब अपना आदेश देता था, और वहाँ पर शासन करने के लिए भी। लेकिन इसके तहत कह दिया कि नहीं, अलग अलग हो जाना चाहिए। तो उसके लिए अलग होगी, यानी आदेश व्यापार के लिए अलग और कानून बनाने के लिए अलग। ठीक है ना। अब इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। किस लिए किया गया? इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए, यानी कंपनी जो व्यापारिक मामला, जो कंपनी में जो व्यापार होता था कंपनी के तहत, उसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इस गठन के तहत ये कहा गया कि इसमें 6 सदस्य होंगे। वही सदस्य जो फैसला लेंगे वो सर्वमान्य होगा, और प्लस इसमें ब्रिटिश गवर्नर क्या करेंगे, जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे बंगाल को, उसमें भी इनको शामिल कर लिया गया। यानी वो क्या करेंगे, इसमें हस्तक्षेप करेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित किया गया था, उस समय हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग। यानी पूछा जाए बंगाल का आखिरी गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों 1786 का अधिनियम, यानी
ये एक संशोधन अधिनियम है, इसको आप यहाँ पे लिखते हैं 1786 का संशोधन अधिनियम, एक संशोधन किया गया था। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं संशोधन, ऐसा समझ लीजिएगा। कॉर्नवालिस के संबंध में ये लाया गया था। अब दोस्तों कॉर्नवालिस कौन थे, यानी यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो उनका नाम था, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया। दोस्तों याद रखिएगा कि पहले क्या हुआ करता था कि यानी सिर्फ उनको कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया था, लेकिन अब बम्बई, मद्रास और बंगाल के पूरी तरीके से सेनापति घोषित कर दिया गया। यानी सैन्य मामले में भी ये पूरी तरीके से स्वतंत्र रहेंगे, जो चाहे फैसला ले सकते हैं। ठीक है, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। यानी इसमें क्या होता था कि जैसे पहले क्या होता था कि अगर वारेन हेस्टिंग अगर कोई फैसला लेते थे या जो भी गवर्नर जनरल हुआ करता था वो पूरा तरीके से फैसला नहीं ले पाते थे सैन्य मामले में, लेकिन यहाँ पर उनको पूरा अधिकार दे दिया गया कि आप पूरी तरीके से फैसला ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों 1786 का अधिनियम। अब बात करते हैं 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम। दोस्तों इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी देखिए दोस्तों, जब ये बना गया था, जब ये बन रहा था तो ये कहा गया कि 15-15 वर्षों के लिए ये बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा 15 वर्ष के लिए बढ़ाया, फिर 15 वर्ष, फिर 15 वर्ष, फिर 15 वर्ष, यानी 20-20 वर्ष के लिए भी कहा गया। तो बात समझिएगा, यानी यहाँ पर क्या हुआ, 1773 का एक्ट लागू किया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1793, यानी 20 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले जो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स हुआ करते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी हुआ करते थे, जैसे मैंने बताया कि 6 सदस्य, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कितने सदस्य, 6 सदस्य। इनको जो सैलरी मिलती थी वो ब्रिटिश क्राउन के यानी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत मिलती थी, वहाँ से उनके कोष से मिलती थी। लेकिन यहाँ पर जो सैलरी मिलती है वो किसके साथ मिलती है, भारतीय कोष के अंतर्गत मिलती है, भारतीय कोष। यानी इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। ठीक है, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई, मद्रास एवं पर्यवेक्षक का अधिकार दिया गया। अब दोस्तों अभी तक क्या होता था कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो बंगाल को ही देखते थे और अन्य जगहों को, लेकिन मद्रास और बम्बई को नहीं देखते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गया, उनको भी दे दिया गया, यानी बम्बई, मद्रास के उनको हटाकर अब उनको सीधा बम्बई, मद्रास, बंगाल के तीनों जगह के गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। कौन सा अधिनियम में, 1793 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों 3 पॉइंट, इसमें नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता रहता है। दोस्तों उतने ही चीज़ों को पढ़ाया जाना है जितना बारे में आता रहता है, और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन पढ़िए अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ाया गया। ये 20 वर्ष के लिए यानी 1793 क्या 20 वर्ष कर दिए तो कितना आ जाएगा, 1813। इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन से व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब 1813 का चार्टर एक्ट पारित हो रहा था उस समय वहाँ पर यानी औद्योगिक क्रांति हो गई। कहाँ पर, इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में। और तो उसमें सबसे अधिक कपड़े का जो उत्पादन होता था, आज भी अगर देखा जाए तो मैनचेस्टर में होता है सबसे अधिक उत्पादन कपड़े का, तो वहाँ पर भी सूती वस्त्रों का उत्पादन अत्यधिक होने लगा। तो वहाँ पर भी व्यापार के लिए बाध्य किया जाने लगा, एक बाजार ढूंढा जाने लगा कि कहाँ पर इसका व्यापार किया जाए। तो वहाँ पे सबसे अच्छा उनको मौका मिला भारत में व्यापार करने का। अच्छा, भारत में व्यापार करने का मौका तो मिला, लेकिन भारत कई देशों से व्यापार आयात निर्यात करता था, लेकिन उस सबको बंद कर दिया गया। सिर्फ चीन के लिए रास्ता खोल दिया गया, और चाय के लिए यानी चीन के लिए रास्ता खोल दिया गया कि चीन से आप व्यापार करिए और सिर्फ चाय का व्यापार करेंगे और किसी चीज़ के लिए नहीं। बाकी सब चीज़ें कौन करेगा, यानी ब्रिटेन करेगा। ठीक है, अब देखिए यानी यहाँ पर क्या कहा गया, यानी एकाधिकार यानी भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन से व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ठीक है ना, चाय पर और चीन के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार बना रहा। ये किसमें कहा गया, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अब ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रसार की आज्ञा प्रदान कर दी गई। दोस्तों 1813 से पहले कोई भी ईसाई मिशनरी भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता था, लेकिन इस एक्ट के तहत उनको परमिशन दे दिया गया कि आप अपने तहत जैसे चाहें उस तरीके से लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि ज़बरदस्ती कराया, लेकिन अगर जहाँ मौका मिलता था ज़बरदस्ती कराया जाता था, नहीं तो फिर क्या किया था, उनको मोटिवेट करके कराया जाता था, उनको अपने धर्म के बारे में बता कर प्रचार प्रसार करके किया जाता था। तो इस तरीके से यानी ईसाई मिशनरियों को क्या किया जाता था, वो मतलब आज्ञा दे दिया गया कि आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार कीजिए। क्योंकि इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के लोग क्या थे, ईसाई थे, तो वो भी चाहते थे कि यहाँ के लोग कुछ अपने धर्म में सम्मिलित हो जाएं, इस वजह से उन्होंने ऐसा काम किया। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रबंध किया गया।
1,00,000 रुपये 1813 के चार्टर अधिनियम, एक भारत इतना विशाल साम्राज्य, इसमें 1,00,000 रुपये दे के ये एहसान करना चाह रहे थे। ये एहसान कर तो रहे थे, लेकिन ये सहानुभूति जता रहे थे कि देखो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। वहाँ के लोग ये नहीं चाहते थे कि हम लोग शिक्षक मतलब शिक्षित हों। दोस्तों इसी को देखते हुए वहाँ के लोगों ने ये सोचा कि यार वहाँ के लोगों की सहानुभूति प्रदान करना है तो सिंपल सी बात है, वहाँ की शिक्षा पर कुछ खर्च किया जाए। तो सिर्फ पहली बार यानी 1,00,000 रुपये ब्रिटिश हुकूमत के तहत, ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत यानी 1,00,000 रुपये खर्च करने का अधिकार पर यहाँ पर वो खर्च करने का प्रबंध किया गया। किसके तहत? यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा हो गया 1813 का चार्टर एक्ट। अब बात करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट से कई बार प्रश्न पूछते हैं और ज़्यादा पूछते हैं, तो देखिएगा क्या है। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के धुंधले संकेत इस एक्ट में पाए गए। दोस्तों यानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये हो गया कि अब यहाँ से संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू हो गई थी, चालू नहीं हो गई थी, लेकिन यहाँ धुंधले संकेत मिलने लगे थे। क्यों? क्योंकि इस समय जो चार्टर एक्ट आने लगे, बार बार आने लगे, धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा, तो उस समय यहाँ के भारतीय लोगों के मन में उसी समय से आक्रोश पैदा होना शुरू हो गया था। लेकिन लोगों के अंदर अभी उतनी शक्ति नहीं थी और लोगों के पास उतनी पावर नहीं थी कि वो कैसे एक दूसरे के पास जाएं और कैसे दूसरे से बात करें कि यार हमारे देश को कैसे स्वतंत्रता मिले। लेकिन लोगों के मन में ये आ गया था। तो यानी अगर कभी प्रश्न अगर ऐसा पूछ लिया कि धुंधले संकेत कब मिल गए थे, 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन यानी तहत। ठीक है, चीन के साथ और चाय का व्यापारिक अधिकार को भी समाप्त किया गया। देखिए दोस्तों, यानी जो यहाँ पर व्यापार के लिए एक अधिकार दिया गया था, अब वो भी समाप्त कर दिया गया। यानी खाली अब ब्रिटेन से ही हम समाप्त अधिकार वो मतलब जो भी व्यापार कर सकते थे वो इंग्लैंड के साथ कर सकते थे। यानी पूर्ण अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो किस अधिनियम के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं 1843 में लॉर्ड एलनब्रो को दास्ता को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारत में दास्ता प्रथा यानी दास्ता को कब समाप्त किया गया था, तो 1843 में। लेकिन किस एक्ट के तहत? 1833 एक्ट के तहत। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और तब उस समय कौन वहाँ के गवर्नर जनरल हुआ करते थे? तो उनका नाम था लॉर्ड एलन ब्रो। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड एलन ब्रो यहाँ के शासक हुआ करते थे। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों यानी कि वर्ष 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी पूछा जाए कि बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन पूछा जाए बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस तरीके से जब प्रश्न आते हैं तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों कंफ्यूज नहीं रखना है, समझना है सिर्फ। आप इस लेक्चर को एक बार दो बार समझेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यानी बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्योंकि इसी 1833 एक्ट के तहत ही ये कहा जा रहा है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले ऐसे इंग्लैंड के व्यक्ति थे जिनको गवर्नर जनरल बनाया गया पूरे भारत के, यानी पूरे भारत का बागडोर किसके हाथों में दे दिया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के अंतर्गत। ठीक है, अब देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकरण कर दिया गया। यानी देश की शासन प्रणाली के केंद्रीकरण का मतलब कि एक लोग यहाँ पर शासन करेंगे, वो होंगे वहाँ के गवर्नर, यानी भारत के गवर्नर जनरल होंगे, वही पूरे देश में शासन करेंगे। ठीक है, यानी केंद्रीकरण यानी एक केंद्र बना दिया गया जहाँ से पूरे भारत पर शासन किया जाएगा। अब प्रथम विधि सदस्य, अब इसी जब बंगाल के प्रथम भारत के पहले गवर्नर जनरल की जब नियुक्ति हुई तो उसके साथ एक विधि सदस्य बनाया गया, जिनको ये कहा गया कि आप एक कानून बनाएंगे। उस कानून के तहत गवर्नर जनरल उसको फॉलो करें या ना करें वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपको एक कानून बनाना चाहिए। यानी उस समय जो पहले कानून विधि यानी सदस्य थे वो कौन थे? यानी विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले, नाम सुने होंगे। और यही लॉर्ड मैकाले हैं जिनको पहला विधि सदस्य बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत। और दोस्तों लेकिन इनको देखिए, इनको सदस्यता नहीं प्राप्त थी, लेकिन इनको बस एक कानून बनाने का, एक विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। अगर गवर्नर जनरल चाहे माने या ना माने इससे कोई मतलब नहीं है आपको, सिर्फ आप कानून बनाइए, आपको पारित कराने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। ये अंतिम एक्ट है दोस्तों। पहला एक्ट कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब पूछा जाए सबसे आखिरी एक्ट कौन सा है तो 1853 का एक्ट है।
यह अंतिम चार्टर एक्ट था। विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक कर दिया गया दोस्तों, यानी विधायी शक्तियाँ जो कानूनी शक्ति होती थी उनको दो भागों में बांट दिया गया। कौन से? यानी न्यायिक शक्ति और कार्यपालिका शक्ति, यानी विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक कर दिया गया। विधायी जो शक्ति थी वो कार्यपालिका शक्ति से अलग कर दिया, यानी कानून की शक्ति अलग हो गया, कार्यपालिका की शक्ति अलग हो गई। ठीक है। संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना हुई। जब केंद्रीकरण हो गया, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल जब पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया, तो यानी वहीं से पता चल गया कि अब एक केंद्रीकरण हो गया उसका। अब वहाँ पे क्या किया, पूरे भारत के विधानमंडल की स्थापना हो गई, यानी विधानमंडलों की स्थापना, उसके तहत लोग जो है उसको चुनेंगे कौन कौन यहाँ पे गवर्नर जनरल शासन करेगा। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन है तो खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। दोस्तों इसका मतलब ये है कि भारत में जो भी अधिकारी होते थे, अधिकारी के जो पोस्ट पे आते थे, उनके लिए ऐसे ही नियुक्ति कर दी जाती थी जो योग्य होता था। लेकिन दोस्तों इसी अधिनियम 1853 के अधिनियम के तहत एक सिविल सेवकों की नियुक्ति होने लगी। सिविल सेवकों मतलब सिविल का परीक्षा कराया जाने लगा, इंडिया लेवल पर परीक्षा कराया जाने लगा। इसी परीक्षा के तहत क्या किया था, लोगों के पास जब होते थे उनका इंटरव्यू होता था, उसके बाद उनकी नियुक्ति दी जाती थी। तो दोस्तों यानी अगर पूछा जाए कि सिविल सेवकों की भर्ती चयन है तो किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो वो था 1853 का चार्टर एक्ट। दोस्तों अभी मुझे पता है आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा, लेकिन आप लोग काम जरूर कीजिएगा कि इसको आप 2 बार 3 बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। लेकिन एक लेक्चर में आपको 1773 से लेकर 1853 का एक्ट पढ़ा दिया गया है। इसके आगे जब आप पढ़ेंगे वो रहेगा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत, यानी 1858 से लेकर 1947 तक का अधिनियम। दोस्तों इसी तरीके से अब हम संवैधानिक विकास को लेकर चल रहे हैं, फिर भारत के संविधान पर आ जाएंगे। उसी तरीके से फिर हम इतिहास को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप लोग धीरे धीरे हमारे चैनल को और अच्छी तरीके से देखिए। अगर एक बार ना समझ में आए दोस्तों बार बार देखिएगा, और इसी तरीके से देखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।